आज हम लोग सोलर सेल को स्टडी करेंगे। ये भी पीएन जंक्शन डायोड का ही एक एप्लीकेशन है कि पीएन जंक्शन डायोड का ही यूज करके सोलर सेल भी हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है सोलर सेल, लगभग आप सभी लोग अधिकतर जानते भी हैं। सोलर सेल तो काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है और लेकिन पीएन जंक्शन से बनती है, ये चीज़ अब आपको पढ़ना है। तो जो सोलर सेल होता है एक्चुअली करता क्या है ये, एक्चुअली इस पर मैंने पहले भी बोला था कि पीएन जंक्शन डायोड के कुछ जो एप्लीकेशन है, कुछ यूज हैं, वो लाइट के साथ में होते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो लाइट बनती है, लास्ट क्लास में हमने देखा कौन सी चीज थी, एलईडी, ठीक है। और अगर आप लाइट डालते हो तो हम करंट भी बना सकते हैं, वो हमने स्टडी कर रहे। और आज हम लोगों को सोलर सेल के बारे में स्टडी करना है कि सोलर सेल क्या होता है। तो सोलर सेल एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है जो सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आप उस पर जैसे फोटो डायोड होता था, फोटो डायोड ने क्या किया था, उस पर भी हम लाइट डालनी पड़ती थी हमको। तो जब हम लाइट डालते थे उस पर फोटो डायोड में लाइट डालते थे तो वो करंट बनाता था, ठीक है। इसमें भी इसके बाद एलईडी हमने पढ़ा, तो एलईडी क्या करता था, एलईडी में इलेक्ट्रिसिटी देने से लाइट बनाता था। आज एक नई डिवाइस है सोलर सेल, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको लाइट डालनी पड़ेगी, प्रकाश। और इसमें कौन सी लाइट काम करेगी, तो आंसर इसमें सनलाइट काम करेगी। सनलाइट से हम सनलाइट इसमें डालेंगे पीएन जंक्शन में और उसके एक्शन से करंट का फॉर्मेशन करेंगे, वैद्युत धारा को बनाएंगे, ठीक है। तो वही सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने लिखा कि सौर सेल एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। कैसे होता है ये, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसी बनावट होती है इसकी, तो वो बनावट अब इसके बाद हम देखते हैं। उसके लिए हमने बहुत सारे डायग्राम्स यहाँ बना के रखे हुए हैं, तो वो बनावट पहले देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर आके पढ़ेंगे। बनावट के लिए इसमें क्या होता है कि एक सिलिकॉन का बना हुआ एक पी टाइप की वेफर होती है, गुटका समझ लें आप। तो जैसे ये पी टाइप का एक वेफर हमने ले लिया और ये बहुत मोटा हमको नहीं चाहिए, बहुत पतले से हमारा काम बन जाता है। तो आप देखें ये उसका एक डायग्राम मैंने बना के यहाँ रखा हुआ है। अगर आप ऐसा देखेंगे इसका, तो ये जो 3 डायमेंशनल व्यू आप देख रहे हैं, इसमें ये वेफर जो बीच में लगी हुई है, ये वाली देखो, और इस तरीके से ऐसे, तो ये जो वेफर लगी है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की लगी है, ये पी रीजन का पूरा बना हुआ है। और इसकी जो मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा मोटा हमको नहीं चाहिए, तो पी टाइप है, सिलिकॉन का बना हुआ है, सिलिकॉन की वेफर है और इसकी मोटाई लगभग 300 माइक्रोमीटर, इससे ज़्यादा की हमको आवश्यकता नहीं होती इस पे। 300 माइक्रोमीटर, समझ रहे हैं, माइक्रोन मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर। तो 300 माइक्रोमीटर की ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का केवल वेफर रहता है बस। इसके ऊपर साइड में क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ऐसा, यहां पर ऊपर साइड में एक एन टाइप की लेयर बना दी जाती है। जो भी तरीका है हम उसको डोपिंग करके बनाते हैं, या एन टाइप के लेयर को हम गर्म करके हीट करके उसको चिपका देते हैं अच्छे से। वो जो भी हमारा मेथड है वो यूज करके ऊपर हम एक एन टाइप की बहुत पतली सी लेयर इस पे बना देते हैं बस। तो पूरा गुटका किस कौन से टाइप सेमीकंडक्टर का बना है, पी टाइप का, सिलिकॉन का बना हुआ है। और वो सिलिकॉन का जो गुटका है वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ऊपर में एक बहुत पतली सी वेफर लगाई जाती है जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर की होती है। और आप ध्यान से देख सकते हैं ये ऊपर की वेफर, ये इतनी पतली सी पट्टी केवल लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये 3 डायमेंशनल व्यू दिखाया गया है आपको। तो ये एन टाइप सिलिकॉन की ही बनी हुई वेफर है, लेकिन ये पी टाइप सिलिकॉन वेफर के बदले उसकी तुलना में जो कि 300 माइक्रोमीटर मोटाई की है, ये केवल 0.3 माइक्रोमीटर मोटाई की हमको चाहिए, इससे ज़्यादा मोटाई की हमको नहीं चाहिए। और ये इतनी पतली क्यों चाहिए, पी वाली मोटी क्यों चाहिए, ये इसलिए हमको पतली चाहिए क्योंकि ऊपर वाले पार्ट पे ही हम लाइट डालेंगे।
अब यहां से ये हमने, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये पूरा पी टाइप का गुटका है, इसमें ये एन टाइप की हमने ये इतनी पतली सी क्या लगा दी, इसमें एक लेयर लगा दी। ठीक है, तो ऊपर से जब लाइट आए तो हम ये चाहते हैं कि जब लाइट इस पे पड़े तो लाइट पड़े और एन टाइप को पार करके, इसको पंक्चर करके वो कहां पर पहुंच जाए, जंक्शन पर पहुंच जाए। जंक्शन कहां पर है, तो जैसे ये आपका पी टाइप का पूरा वेफर है और इसमें आपने ये एन टाइप की एक लेयर लाई और इसमें ऐसे लाया, आपने चिपका दिया, तो इसकी जंक्शन कहाँ है, ये जंक्शन है। ऊपर से 0.3 माइक्रोमीटर नीचे जाएंगे, जंक्शन मिल जाएगी। तो आप फिगर में देखेंगे तो ये आपको बेटा जंक्शन दिखेगी, ये वो जंक्शन आपको दिख रही है। तो इसीलिए एन टाइप के लेयर को बहुत पतला बनाया जाता है। क्यों पतला बनाया जाता है, आपको समझ आ गया, ताकि जो लाइट आए सनलाइट, वो सनलाइट जब इस पर पड़े तो एन टाइप की वेफर को पार करके वो जंक्शन पर पहुंच जाए, इसलिए हम उसको बहुत पतला बनाते हैं। ठीक, हम चाहें तो एन टाइप को मोटा बना दें और ऊपर से पी टाइप लेयर को पतला कर दें। बात समझ रहे, ऊपर की जो भी लेयर बने, चाहे वो एन टाइप लेयर बनेगी या पी टाइप लेयर बनेगी, ऊपर की जो भी लेयर बनेगी उसको ही आपको पतला रखना पड़ेगा। और पतला क्यों, अब आप समझते हैं। अगर हम बहुत मोटा कर देंगे इसको तो लाइट ऊपर से आएगी और इसको पार करके जंक्शन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो लाइट जंक्शन तक नहीं जाएगी, हमारा काम नहीं होगा। इसलिए ऊपर की जो भी लेयर होगी उसको हम बहुत पतला रखेंगे। ओके, तो ये बीच में क्या लगा है, पी रीजन की सिलिकॉन का बना हुआ वेफर लगी हुई है जो कि लगभग 300 माइक्रोमीटर की होती है, और ऊपर में बहुत पतली से एक लेयर हम बनाते हैं विच इज एन टाइप सिलिकॉन वेफर एंड इट्स विड्थ इज ओनली 0.3 माइक्रोमीटर, केवल 0.3 माइक्रोमीटर की लेयर उस पर लगी रहती। ठीक, अच्छा, इसमें ऊपर साइड में यहां पर इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये कुछ कंस्ट्रक्शंस, कुछ रचनाएं आपको बेटा दिख रही होंगी। ये धातु की बनी हुई, मेनली सिल्वर की बनी होती हैं। ये सिल्वर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये सिल्वर की बनी होती हैं। ये मेटल की फिंगर्स लगी होती हैं। मेटल की फिंगर्स मतलब जैसे थोड़ा देखो, ये पूरा गुटका किस चीज का है, अब आप समझ रहे हैं, पी टाइप। ये ऊपर से हमने क्या लगा दिया, एन टाइप की एक लेयर बना दी, इसके ऊपर ये ऐसा हमने इस पे फिंगर लगा दिया। और काहे का बना हुआ ये फिंगर है, सिल्वर, चांदी का बना हुआ है, और ये मेटल की फिंगर्स लगा दी हमने। और ये फिंगर्स ऐसे लगाई जाती हैं कि ये ऊपर की सरफेस जो भी इसकी है, एन टाइप ऊपर लगा हुआ है, इसकी सरफेस का 15% पोर्शन ही केवल इससे ढकेगा, बाकी 85% पोर्शन खुला रहेगा अभी भी। बात समझ आई। तो ये 15% सिल्वर की बनी हुई मेटल फिंगर्स लगी हैं, कवर 15% एरिया ऑफ अपर सरफेस, ऊपर वाले हिस्से का, ऊपर वाले पृष्ठ का 15% भाग ये ढक लेती हैं। बाकी 85% पार्ट, 85% सरफेस एरिया अभी भी उसका खुला रहता है। क्यों खुला रहता है, अगर आप सोच सकते हैं कि अगर आप सिल्वर की फिंगर्स लगा रहे हैं तो पूरी प्लेट ही क्यों नहीं लगा देते सिल्वर की इस पे। अगर हम सिल्वर की पूरी प्लेट लगा देंगे तो हम तो इसी में सनलाइट डालना चाहते हैं, तो जब सनलाइट आएगी और मैंने सिल्वर की पूरी ही प्लेट लगा दी तो सनलाइट अंदर नहीं जाएगी फिर। तो हम ऐसा फिंगर्स लगाते हैं इस पे इस तरह से, ताकि सनलाइट आए और फिंगर्स पड़ी होंगी तो फिंगर्स लगी होंगी तो केवल 15% पोर्शन से अंदर नहीं जाएंगी, बाकी 85% पोर्शन तो अभी भी उसका खुला है। तो यहाँ बाकी सब जगहों से लाइट अंदर जाके जंक्शन तक पहुंच जाएगी। तो ये सिल्वर की फिंगर्स, मेटल फिंगर्स यहाँ पर ऊपर लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं, ये इसलिए लगाई जाती हैं, अभी हम इसका जिक्र करेंगे कि क्यों लगाई जाती हैं। अभी सिर्फ बनावट को आप देख लीजिए। तो ये मेटल फिंगर्स, और मेटल फिंगर्स यानी कि काहे की बनी हुई, सिल्वर। नीचे साइड में आप ये ब्लैक कलर की एक मोटी पट्टी देख रहे होंगे, तो नीचे साइड में क्या करते हैं, ये जो भी हमारा पी टाइप का नीचे है, अभी इसके नीचे कॉपर की एक पूरी प्लेट लगा दी जाती है। कॉपर भी
करंट का अच्छा, चार्जेस का, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक है, तो हम नीचे पूरे में कॉपर की प्लेट लगा देते हैं। नीचे में 15% 85% ये नहीं चाहिए मुझे, नीचे पूरी हम कॉपर की प्लेट से ही ऐसा इसको लगा दी जाती है, पूरे में ऐसे लगा देते हैं कॉपर की प्लेट को। ठीक है, तो ये कॉपर की प्लेट, देखो यहां पर लिखा है, ये चीज जो लिखी हुई है बैक कॉन्टैक्ट, पीछे साइड में लगा हुआ एक कॉन्टैक्ट है, और ये बना काहे का है, कॉपर की पूरी प्लेट लगी हुई है इस पे। इनके क्या फंक्शंस हैं अभी हम उन पर वापस आते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, ये हो गई इसकी बनावट, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं और फिर हम लोग आगे चलेंगे। फिर से सबसे पहले मैंने क्या लगाया, इसको मैं ऐसे अलग कर लेता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये बीच में बताइए अगर आपको समझ आ गया ये क्या चीज है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की वेफर है। कितनी मोटाई की लगाई हमने, लगभग 300 माइक्रोमीटर इसकी मोटाई है। ठीक है, इसके ऊपर से क्या करना है बताइए, एन टाइप का सिलिकॉन का ही बना हुआ हमको एक वेफर लगानी, ये आ रही है एन टाइप, और ये उसके ऊपर आके हमारा जो भी तरीका है पी को एन बनाने का वो हमने इस पे लगा दिया। ठीक है, और इसी के ऊपर हमने क्या लगा के रखा है, हाँ सबसे पहले इसको इतना पतला क्यों बनाया है आपने बताइए, वेरी गुड, ताकि जो सन की लाइट इसमें आए, सन रेज इसमें आए, वो इसको पार करके जंक्शन तक पहुंच जाए। इसलिए इसको, अगर इसको हम मोटा बना देंगे तो सनलाइट आएगी, इस पर पड़ेगी भी, लेकिन पार करके जंक्शन तक नहीं जाएगी, तो हमारा काम नहीं होगा। हम चाहते हैं कि वो जंक्शन तक जाए, इसलिए हमने इसको पतला बना दिया। इसके ऊपर में हमने क्या कर दिया, ऐसे सिल्वर की कुछ ऐसे फिंगर्स लगा दी हमने, मेटल फिंगर्स कहेंगे इसको, या सिल्वर की फिंगर कहेंगे। कितना परसेंट पोर्शन ये ऊपर का कवर करेंगी, 15%। तो पूरी प्लेट ही क्यों नहीं लगा देते आप सिल्वर की, सिल्वर की अगर पूरी प्लेट लगा देंगे हम तो पूरा ही ढक जाएगा, सनलाइट आएगी फिर उसको पार अंदर नहीं जा पाएगी, जब इस भी नहीं जा पाएगी तो जंक्शन तक नहीं पहुंचेगी, फिर भी हमारा काम नहीं होगा। तो पूरी प्लेट भी नहीं लगा सकते हम सिल्वर की, हम फिंगर्स लगाते हैं। तो कितना परसेंट पोर्शन इसका बाकी खुला रहता है, 85% पोर्शन इसका खुला रहता है, ताकि उसमें से लाइट अंदर चली जाए। 15% ढक भी जाता है तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद नीचे से हमने क्या लगा दिया, ये एक कॉपर की एक प्लेट ऐसे लगा दी, और कॉपर की प्लेट फिंगर लगाई कि पूरी प्लेट लगाई, कॉपर की हमने पूरी प्लेट लगा दी इस पे। ठीक है, तो ये फिगर में सारी चीजें आपको दिख रही हैं। आप कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं कि क्या लिखा गया, इसमें एक पीएन संधि डायोड होता है जिसका एन क्षेत्र बहुत पतला, लगभग 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, पीएन संधि डायोड होता है जिसका एन क्षेत्र बहुत पतला, लगभग 0.3 माइक्रोमीटर, और पी क्षेत्र थोड़ा मोटा होता है, जैसे कि आपने देखा लगभग 300 माइक्रोमीटर होता है। एन क्षेत्र को पतला इसलिए बनाया जाता है ताकि सूर्य से आने वाला प्रकाश एन क्षेत्र को पार करके पीएन संधि तक आसानी से पहुंच जाए। पीएन जंक्शन कहां है, इस चित्र में आपको कहीं पीएन जंक्शन दिख रही है, देखो ये जो चीज है, ये वाली चीज, यही तो है पीएन जंक्शन, क्योंकि इसके नीचे पी रीजन है और इसके ऊपर ये एन रीजन है, तो ये बीच में जो हिस्सा है ये पीएन जंक्शन है। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये हमने पी टाइप लगाया है और ये उस पे एन टाइप की वेफर लगा दी, तो कहाँ जंक्शन है, यहां पर बीच में जंक्शन है। ठीक है, आगे एन क्षेत्र के ऊपर धातु के बने कुछ चालक लगे रहते, वही फिंगर, एन टाइप के ऊपर धातु के बने हुए कुछ चालक लगे रहते, जिन्हें हमने मेटल फिंगर बोला हुआ है, जो ऊपर का लगभग 15% पृष्ठ ढक लेते हैं, तथा इसके बावजूद लगभग 85% पृष्ठ खुला रहता है, जिससे कि सूर्य का प्रकाश ऊपरी पृष्ठ पर आपतित हो सके। पी क्षेत्र के नीचे तांबे की एक प्लेट लगी रहती है जिसके माध्यम से आवेशों का चालन होता है। पी क्षेत्र के जो निचले साइड में एक बैक कांटेक्ट होता है कॉपर का बना हुआ, पूरी की पूरी प्लेट लगा देते हैं हम उसको, और इससे हम चार्ज का कंडक्शन आसानी से हो पाए इसलिए इसको लगाते हैं। तो ये हो गई इसकी बनावट, एंड आई होप की बनावट अब आपको समझ में आ गई।
कोई डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। अब हम इसके बाद इसका वर्किंग देखेंगे कि काम कैसे करेगा आखिरकार ये। तो वर्किंग के लिए बड़ा इजी है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सोलर सेल आपने बनाई, इस सोलर सेल को इस पर सनलाइट पड़ने के लिए अलाउ करेंगे। और सनलाइट पड़ने के लिए अलाउ करेंगे इसका मतलब बाहर ले जाना पड़ेगा आपको इसको। तो आप अपनी छत में रख दीजिए, बाहर ऐसा रख दीजिए कहीं पर, जहां उस जगह पर जहां पर क्या आती हो, सूर्य का प्रकाश पड़ता हो। तो जब सनलाइट उस पर आएगी, उस पर पड़ेगी, सनलाइट आकर के पड़ेगी। और एक चीज मैं और बताऊं, इसी का ना ये साइड व्यू आपको दिखाया गया है, ये केवल 2 डायमेंशनल व्यू है। ये सोलर सेल का 3D व्यू आपको दिखाया गया है और ये सोलर सेल का 2 डायमेंशनल व्यू आपको दिखाया जा रहा है, और साइड से दिखाया जा रहा है, साइड व्यू। साइड व्यू हमने आपको दिखाया, ध्यान से देखिएगा। साइड व्यू में क्या वाकई में आपको ये फील हो पा रहा है कि यही चीज वहां हमने बनाई है, क्योंकि इसका और उसका दोनों का अलग अलग फिगर बना है ना। तो आपको ये बनी यही चीज बनाई है हमने, लेकिन क्या आपको अंदर से लग रहा है कि ये चीज बनी हुई है? देखो, देखिए ये चीज यहां पर क्या लगाई हमने बीच में, ये पी टाइप की सिलिकॉन वेफर लगी हुई है। उसके नीचे बताओ, पी टाइप के नीचे क्या लगा था? बैक कॉन्टैक्ट, तो कॉपर की प्लेट लगी थी, तो ये बैक कॉन्टैक्ट लगा है जो कि काहे का बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। ऊपर में क्या था? पी टाइप के ऊपर बताइए, पहले एन टाइप लेयर थी, तो ये एन टाइप की लेयर आपको दिख रही है, देखो दिखाई दिया आपको? एन टाइप की लेयर है, ये लिखा भी है एन टाइप सिलिकॉन वेफर लगी हुई है। एन टाइप की लेयर के ऊपर बताइए क्या लगा हुआ है? सिल्वर की फिंगर्स लगी हुई हैं और ये फिंगर्स दिखाई दे रही। जब आपको हम सामने से ऐसा दिखाएंगे, देखो जब हम ऐसा दिखाएंगे आपको तो पूरी फिंगर दिखेंगी, लेकिन अगर हम आपको ऐसा दिखाएंगे तो फिंगर्स का केवल आगे का पॉइंट दिखेगा ना, आपको केवल यही हिस्सा दिखेगा बस, तो पूरा तो नहीं दिखेगा। तो इसलिए जो डॉटेड डॉट मैंने बनाए हैं, ये वाले डॉट्स, ये क्या है? मेटल फिंगर्स हैं। समझ आ गया अब आपको? तो इसी का ये साइड व्यू यहां पर दिखाया गया है। ये चीज नहीं समझ में आई आपको? आ गई सभी को? अच्छा ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जब हम लाइट इस पर डालने के लिए अलाउ करेंगे, ये लाइट ऐसे पड़ेगी आके इस पर लाइट के फोटॉन्स गिरेंगे। जब लाइट पड़ेगी तो क्योंकि ऊपर का जो एन टाइप का सिलिकॉन का वेफर बनी हुई है, ये बहुत पतली बनी हुई है, आपने देखा भी 0.3 माइक्रोमीटर की केवल इसकी विड्थ है। तो ये इतना पतला होता है कि जैसे ही ऊपर लाइट पड़ती है, जब आकर के ऊपर इसमें लाइट पड़ी, तो लाइट के पड़ने से लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं, वो फोटॉन्स इसको पार करके कहां तक पहुंच जाते हैं? यहां तक पहुंच जाते हैं। और ये क्या चीज है बताइए? ये पीएन जंक्शन है। तो जब लाइट के फोटॉन्स सन से आते हैं, वो लाइट के फोटॉन्स ऊपर वाले सरफेस पर पड़ते हैं एन टाइप में, और वो पार करके जंक्शन पर पहुंच जाते हैं। जंक्शन में क्या है आप थोड़ा सा याद करिए। इसका एक फिगर मैंने ये भी बना के दिखाया है, देखो इसको भी आप समझने की कोशिश करो कि ध्यान से देखना। इसी को मैंने कैसे किया, जैसे ये ऐसे हमने रखा, इसको इस तरह से आपको दिखाया है, इस तरह से। तो इसको मैंने क्या कर दिया है, इसको मैंने ऐसे के बजाय ऐसा कर दिया। देखो ऐसे है, ऐसे के बजाय हमने इसको ऐसा कर दिया है बस। तो कॉपर की प्लेट इधर की तरफ आ गई, देखो अगर आप तिरछा कर देंगे, ये कॉपर की प्लेट आ गई, देखो आ गई ना। नीचे वाली जो कॉपर की प्लेट थी उसको घुमा दिया हमने, तो ये कॉपर की प्लेट यहां पर आ गई। कॉपर की प्लेट किसके पीछे लगी है? पी रीजन, तो ये पी रीजन है। पी रीजन के ऊपर कौन लगा है? एन टाइप। तो यहां पर बीच में ये एक एन टाइप की जंक्शन बनेगी, पीएन जंक्शन। आप यहां कहीं पर जंक्शन रहेगी, इस जगह पर, ये पीएन जंक्शन। तो एक तरफ पी, एक तरफ एन रीजन, और बीच में ये क्या लगा हुआ है? जंक्शन बन गई। और इधर की तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर की ही तरफ क्या लगे हैं? सिल्वर के ये फिंगर लगे हुए हैं,
ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा घुमा के ये फिगर आपको बना के दिखाया हुआ है। फिर से सनलाइट आएगी, एन टाइप पर ऊपर की लेयर में पड़ी, एन टाइप की लेयर में पड़ी, तो एन टाइप की लेयर के पतले होने की वजह से वो सनलाइट उसको पार कर गई, पार करके कहां पर पहुंच गई, जंक्शन पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई, जंक्शन ये है। आएगी किधर से लाइट, इधर से, ध्यान रहेगा आपको, इधर से लाइट आएगी भाई, याद रखिएगा, ये लाइट इधर से आएगी, एन टाइप वाली तरफ से आती है ना, इधर से लाइट आएगी और ये पतला होने के मारे कहां पहुंच जाएगी, जंक्शन पर, जंक्शन पर या यूं कह दे डिप्लेशन लेयर पर पहुंच जाएगी। अब बताइए डिप्लेशन लेयर पर कौन है, तो आंसर है डिप्लेशन लेयर पर कोई बहुसंख्यक वाहक तो नहीं होता, सब जानते हैं यहां पर बहुसंख्यक वाहक नहीं होते, यहां पर वो वाले एटम होते हैं जिनके होल और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से रिकंबाइंड हो चुके हैं। याद आया कुछ आपको, यहां पर कोई भी बहुसंख्यक वाहक नहीं होता, डिप्लेशन लेयर में केवल वो वाले एटम होते हैं जिनके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से पुनः संयोजित हो चुके हैं, वो वाले केवल एटम होते हैं वहां पर, तो कोई भी आवेश वाहक नहीं होता, केवल कौन होते हैं वहां पर, एटम। अब अगर लाइट हमने डाली तो वो लाइट डिप्लेशन लेयर तक पहुंच गई, डिप्लेशन लेयर तक पहुंच गई और डिप्लेशन लेयर में कौन है, तो आंसर है एटम्स हैं जिनके होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिकंबाइंड हो चुके हैं। अब वो लाइट के फोटोन जब वहां पहुंचते हैं तो उन एटम्स को एनर्जी देते हैं, उन एटम्स को एनर्जी देते हैं मतलब जैसे यहां पर ये एक एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां से लाइट का एक फोटोन आया, लाइट का फोटोन आया, इस एक एटम पर पड़ा, ये एटम एक एटम पर पड़ा, जैसे एक एटम पर पड़ेगा इसके 4 इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और एनर्जी मिलने से एटम से ये इलेक्ट्रॉन ऐसा छिटक के बाहर चला जाएगा। तो अगर ये बाहर चला जाएगा तो यहां पर ये एटम का बाकी पूरा पार्ट बचा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया, एटम का जो बाकी पूरा पार्ट बचा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 थे ना, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये किस तरीके का चार्ज बन गया, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके का चार्ज है, नेगेटिव। तो सनलाइट के पड़ते ही डिप्लेशन लेयर में जो एटम्स होते हैं उनके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या होने लगते हैं, अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ बात समझ में आई, होल्स और इलेक्ट्रॉन का पेयर जब सेपरेट होता है, जैसे ही होल इलेक्ट्रॉन का पेयर सेपरेट होता है, वो आप थोड़ा सा एक चीज देखें, यहां पर आपको याद होगा कि जब पीएन जंक्शन बनती है, जिस वक्त पीएन संधि बनती है उस समय एन क्षेत्र वाले हिस्से की जो डिप्लेशन लेयर बनेगी, डिप्लेशन लेयर में एन टाइप वाला हिस्सा कैसा हो जाता है, धन विभव पर, और पी टाइप वाला सिरा कैसे विभव पर, ऋण विभव पर आ जाता है। तो एन टाइप वाला सिरा पॉजिटिव पोटेंशियल, पी टाइप वाला सिरा नेगेटिव पोटेंशियल, और इस वजह से एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, किस तरफ, एन से पी की तरफ। वेरी गुड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, चाहे हम प्लस से माइनस बोल सकते हैं, या एन से पी की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र को क्या बोला जाता है बताइए, आपको याद होगा हमने कई बार इसका जिक्र किया है, इस वैद्युत क्षेत्र को बोलते हैं आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि हमने बाहर से नहीं लगाया, ये अपने आप उसी के अंदर डेवलप हुआ है, इसलिए इसका नाम हमने रखा आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा अब आप समझ गए, एन से पी की तरफ। लाइट पड़ी, डिप्लेशन लेयर में जो एटम्स थे उनके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से सेपरेट हुए, जैसे ही सेपरेट हुए, अब आपको अगर याद है तो एक छोटी सी चीज हमें बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड धन आवेश पर किधर बल लगाता है और ऋण आवेश पर किधर बल लगाता है, याद करके बताइए। धन आवेश पर किधर बल लगाता है, अपनी डायरेक्शन में, याद नहीं आया आपको, देखिए कहीं मैं इसको बताता हूं आपको, आप ध्यान दीजिए, यहां पर मैं इसको आपको बना के दिखाता हूं,
आप याद करें, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाता था इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हम इस पे रखते थे तो वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता था। कितना बल लगाता था? Q into E, but in the direction of electric field. But if there is an negative charge inside the electric field, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। लगता चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही है, लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। ठीक, फिर से पूरी बात पे आते हैं। ये चीज याद आई आप सबको? नहीं ध्यान आया? आ गया? अब फिर से अपनी बात पर आते हैं। सनलाइट एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ से एंटर कर गई डिप्लेशन लेयर में। डिप्लेशन लेयर में जैसे ही फोटॉन्स पहुंचे, क्या होने लगा? वहां पर था कौन? एटम्स। एटम्स पर फोटोन पड़े, एनर्जी दिया उन्होंने अपनी, इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर सेपरेट होना शुरू हुए, टूटना शुरू हुआ एटम। जब जैसे ही एटम टूटा तो एक प्लस चार्ज बना, कहीं बना था, एक प्लस बना और एक कौन बना? एक माइनस बना। डिप्लेशन लेयर पे एक प्लस बना और एक माइनस बना। डिप्लेशन लेयर पे ही अभी आंतरिक वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। अगर ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है और वहीं पर प्लस और एक माइनस बना, तो ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बड़ी चालाकी करेगा। क्या? प्लस चार्ज पर भी बल लगाएगा और माइनस पर भी बल लगाएगा। प्लस पर किधर की तरफ बल लगाएगा? एन से पी की ओर, इधर की तरफ, और बल लगाकर उस प्लस को यानी कि कोटर को, होल को क्या करेगा? किधर की तरफ धक्का दे देगा? पी की तरफ धक्का दे देगा। और इलेक्ट्रॉन पर बल लगा के उसको किस तरफ धक्का दे देगा? एन की तरफ। समझ आ गया? तो ये एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, इसके लिए आपको अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इतना सा काम उसका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर सकता है। बात समझ आ गई? नहीं समझ आया ये? तो जब लाइट के फोटॉन्स पड़ेंगे, एन क्षेत्र को पार करके जंक्शन पर पहुंचेंगे। जंक्शन पर पहुंचने के बाद वहां पर जो एटम्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन बनने शुरू हो जाएंगे। होल्स पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज। जैसे ये बनेंगे तो वहां पर उपस्थित आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के कारण अपने आप ही इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। पॉजिटिव होल को कहां भेज दिया जाएगा? पी क्षेत्र में, उसको खींच लिया जाएगा। और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दिया जाएगा? एन क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। अब एन क्षेत्र में बहुत सारे क्या इकट्ठे हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और पी क्षेत्र में बहुत सारे क्या एकत्र हो रहे हैं? होल्स। तो पी क्षेत्र में बहुत सारे होल्स इकट्ठे हो रहे हैं, एन क्षेत्र में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा यहां पर देखें, ये जंक्शन थी, ये जंक्शन है। ये जंक्शन पर ये एक्शन शुरू हो गया, तो पी क्षेत्र में होल आ गए, पी क्षेत्र में होल आ गए। अब जैसे ही होल यहां पर बने इस जगह पर, आप ये मुझे बताएं, क्या ये होल जो बने हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, तो ये कहां पर आ जाएंगे? कॉपर के नीचे प्लेट लगी है उस पर आ जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कहां बने? इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में बने, यहां बना, ऊपर एन टाइप की लेयर लगी और बहुत पतली है, तो यही तो बना। अब अगर यहां बनेगा तो इलेक्ट्रॉन चल करके कहां पहुंचना चाहिए? फिंगर में। हम चाहते हैं कि फिंगर में पहुंचे, लेकिन वो नहीं चल के जा पाता इतनी तेज। क्यों? क्योंकि ये जहां बना वो क्या है? एन टाइप का अर्धचालक है, अर्धचालक। और अर्धचालकों की चालकता चालकों की अपेक्षा कैसी होती है? बहुत कम होती है। अगर अर्धचालकों की चालकता चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां तक नहीं जा पाता, जाएगा भी तो बहुत धीरे धीरे चलेगा। भाई अगर कंडक्टिंग मटेरियल होता तो जैसे ही बनेगा बड़ी तेज से चल के चला जाएगा, लेकिन ये कैसा पदार्थ है? अर्धचालक। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बनता है, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर बनता है वो फिंगर्स तक बड़ी आसानी से नहीं पहुंचता, क्योंकि उसको किस में से चलना है? अर्धचालक में चलना है। और अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उतना फास्ट नहीं होता। अगर ये कंडक्टर होगा
कॉपर लगा दिया आपने, सिल्वर लगा दिया तो बड़ी तेज चल के जाएगा, लेकिन फिंगर तक पहुंचना अभी है, तो यहां से जब यहां तक जाना पड़ेगा तब तो इसको अर्धचालक में चलना है कि नहीं चलना है, तो उतना तेज नहीं चलता। और यही रीजन है कि हम इसमें पूरे में ऐसा फिंगर्स लगा देते हैं। फिंगर लगाने से जो इलेक्ट्रॉन यहां बनेगा वो ये फिंगर खींच लेगी, इस फिंगर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन यहां बनेगा उसको ये वाली फिंगर खींच लेगी, जो यहां बनेगा उसको ये फिंगर खींच लेगी। ऐसा चाहे जहां पर पूरी ऊपर एन टाइप में, चाहे जहां पर इलेक्ट्रॉन बनेगा हर जगह उसके आसपास उसको क्या मिलेगी, सिल्वर की फिंगर मिलेगी, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, वो खींच ही लेगी। इसलिए हमने क्या लगाया, ऐसा करके पूरे में ऐसे फिंगर लगाई गई। अगर हम केवल यहां पर सिल्वर का एक कंडक्टर कुछ ऐसा लगा देते तो जो यहां इलेक्ट्रॉन बनता, सोचिए उसके बारे में, जो भी इलेक्ट्रॉन यहां बनता उसको यहां से चल के यहां तक आना बहुत डिफिकल्ट होता। क्यों डिफिकल्ट होता बताइए, मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर यहां से चल के यहां तक आना है तो उसको किस में चलना है, अर्धचालक में चलना है, सेमीकंडक्टर में चलना है। और अगर सेमीकंडक्टर में उसको चलना है तो सेमीकंडक्टर में चलना तो उसको कठिन होता है ना, इसीलिए फिंगर ऐसे लगाए गए। तभी जो इलेक्ट्रॉन यहां बनेगा वो ये फिंगर खींच लेगी, जो यहां बनेगा उसको ये खींच लेगी, जो यहां बनेगा उसको ये खींच लेगी। कहीं पर भी पूरे ऊपर पर बनेगा इलेक्ट्रॉन, उसको फिंगर्स क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, उसको कंडक्ट करेंगी, अपनी तरफ खींच लेंगी। अब समझ में आया कि फिंगर्स को हमने ऐसा क्यों बना के लगाया, ताकि कहीं भी इलेक्ट्रॉन बने कोई ना कोई फिंगर उस इलेक्ट्रॉन के नजदीक पड़े ही। ठीक है, अगर हम फिंगर यहीं लगा देते सारी की सारी तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर बनते उनको कठिन होता यहां चल के जाना। तो पूरे में ऐसे फिंगर लगाई हमने कि पूरी प्लेट में, पूरी सरफेस पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा, कहीं भी इलेक्ट्रॉन बनेगा तो वो फिंगर उसको खींच लेगी अपनी तरफ, इसलिए ऐसा किया गया था। ठीक, तो यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, यहां बहुत सारे होल्स इकट्ठे हो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस पीएन जंक्शन के एक तरफ बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस पूरी जंक्शन का एक सिरा कैसा हुआ जा रहा है, धनावेशित, और दूसरा सिरा कैसा हुआ जा रहा है, ऋणावेशित। बड़ी तेजी से उसका एक साइड पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरी साइड नेगेटिव पोटेंशियल पर आई जा रही है। अब आप खुद समझ सकते हैं, जब एक साइड पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाए, दूसरी साइड उसकी नेगेटिव पोटेंशियल आ जाए, और जितनी देर आप लाइट डालते रहोगे एक्शन होता रहेगा। तो एक तरफ प्लस चार्जेस इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरी तरफ माइनस चार्जेस इकट्ठे हो रहे हैं, एक तरफ का पोटेंशियल हाई होता जा रहा है, एक तरफ का लो होता जा रहा है। तो दोनों साइड के पोटेंशियल में डिफरेंस बढ़ रहा है, लगातार विभव का अंतर लगातार बढ़ते जा रहा है। और ये क्या बन गए आप जानते हैं, ये एक सेल बन गई। सेल में भी तो यही होता है, सेल में एक प्लेट का पोटेंशियल हाई और एक प्लेट का पोटेंशियल लो, तो ये क्या बन गई, अब ये एक सेल की तरह बिहेव करने लगी। ये बात समझ आई आपको? जितनी देर तक आप इसमें लाइट इंसिडेंट होने देंगे उतनी देर ये रीजन प्लस होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, और ये रीजन क्या होते जाएगा, नेगेटिव होते जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते चले जाएंगे, स्टोर होते चले जाएंगे, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन होते कलेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, एक सेल तैयार हो गया। अब अगर हम इसमें से करंट लेना चाहते हैं तो हमने देखो कैसे कनेक्शन दिया। ये पीछे में कॉपर की प्लेट लगी है, एक कंडक्टर हमने कॉपर की प्लेट से लाए, दूसरा कंडक्टर हमने कहां से लिया, ये जो सिल्वर की फिंगर्स लगी हुई हैं यहां से दूसरा कंडक्टर हम निकाल के लाए, और इनके बीच में हमने अपना लोड लगाया। लोड लगाया, आपने अपना मोबाइल लगाया, अपनी बैटरी लगाई, अपनी टेलीविजन लगाया, फैन लगाया, जो भी आप चलाना चाहते हैं वो आप यहां पर लोड लगा देंगे। क्लियर? अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ही आप ये लोड लगाएंगे और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, बाय चांस मैंने यहां पर एक स्विच लगा दिया या नहीं लगाया, हमने जैसे ही तार जोड़ा, ये कैसे चार्ज हैं बताइए बेटा,
इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, इधर सब इकट्ठे हो रहे हैं, इधर कौन इकट्ठे हो रहे हैं, होल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इस वाले हिस्से का पोटेंशियल बहुत हाई है, इसका लो हो गया, नेगेटिव, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। जैसे ही फिंगर से आप ये जोड़ेंगे इधर प्लेट में, एक तरफ बैक कांटेक्ट में, दूसरी तरफ फिंगर में, ये कनेक्शन ऐसे देंगे हम इसको, यहां पर ये बैक कांटेक्ट में इसको जोड़ दिया जाता है, ये कनेक्शन होगी, ठीक है। बीच में यहां पर लोड लगाएंगे हम अपना, सॉरी, ये लोड रेजिस्टेंस लगाया। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइंड होना चाहता है। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और होल पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइंड होना चाहता है। वो होल से और होल इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे में मिलकर के फिर से क्या बनना चाहते हैं, एटम बनना चाहते हैं फिर से। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो रास्ते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन के पास दो रास्ते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसा इसको पार कर जाए, डिप्लेशन लेयर को पार करके यहां से चला जाए और होल से रिकम्बिनेशन करे, एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता हमने उसको दे दिया, देखिए, या तो यहां से जाके ऐसा चला जाए। अब दो में से कौन सा रास्ता वो चूज करेगा, हमने उसको दो रास्ते दे दिए ना, समझ में आए दोनों रास्ते आपको। फिर से इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइंड होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन के पास दो रास्ते, या तो वो जबरदस्ती करे और इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जिसने उनको अलग कर दिया है, दूर भगाया, उसके विरुद्ध जाकर के आके होल से मिल जाए, या तो उसके पास ये रास्ता है कि एक हमने तार जोड़ दी, यहां से लोड लगा दिया, या तो फिर इधर से आके इधर आ जाए। बात समझ में आई? क्योंकि अगर इस पर बहुत सारे होल जमा हो गए तो यहाँ का पोटेंशियल कैसा हो गया, प्लस। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए तो यहाँ का पोटेंशियल कैसा हो गया, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन कौन सा रास्ता उसको पसंद आएगा, कौन से रास्ते से वो चल के जाना पसंद करेगा? क्या वो अंदर वाला ये रास्ता जाना पसंद करेगा या बाहर वाले रास्ते से? बाहर वाले रास्ते से। क्यों? क्योंकि अंदर वाला रास्ता मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए बैरियर का काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं आने देगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को इधर और होल्स को इधर जाने के लिए कैसा पड़ता है, उल्टा पड़ता है। अगर ये उल्टा पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन इधर से तो आ ही नहीं सकेंगे, वो उनको कहां से, मजबूरन उनको कहां से आना पड़ेगा, मजबूरन उनको बाहर से, और ये फिर आके प्लस में जा सकते हैं। तो प्लस सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और आकर्षण की वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे और सब धड़धड़ा के बिल्कुल यहां से ऐसा भाग के यहां पर आएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ के यहां से चलेंगे, इलेक्ट्रॉन दौड़े मतलब चार्ज दौड़ा, और चार्ज का चलना क्या होता है, करंट, करंट बन गई, तो करंट बनती है। अब बताएं इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, तो करंट किधर से किधर जाएगी, करंट तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलती है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, पी से एन की ओर करंट की डायरेक्शन होगी। ये ऐसा सेल बन गई, और सेल बनने के बाद इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। देखिए अब आप जो कुछ यहां लगा दोगे, आप यहां बैटरी लगा दी, बैटरी चार्ज हो जाएगी, आप फैन लगा दिया, फैन चलना शुरू हो जाएगा, आपने मोबाइल लगाया, मोबाइल चार्ज हो जाएगा, जो कुछ टेलीविजन लगाओगे, टेलीविजन चलना शुरू हो जाएगी। तो ये एक्शन सोलर सेल में होता है। अब बताएं ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई? आया समझ में? तो ये सोलर सेल का एक्शन है। इसमें एक छोटी सी चीज हम लोग और देख सकते हैं, ये एक छोटा सा ग्राफ हमने बनाया है, इसमें बहने वाली करंट और वोल्टेज को लेकर के। देखो ये अक्ष हमने किसके लिए रिजर्व कर दी है, करंट के लिए, और ये वाली एक्सिस हमने किसके लिए रिजर्व की है, वोल्टेज के लिए। ठीक है, ये करंट के लिए है, ये वोल्टेज के लिए है। क्लियर? अगर हम यहां पर रहेंगे तो बताइए करंट कितनी है, 0, वोल्टेज कितना है, 0 है। ठीक है, अगर हम इस एक्सिस पर जा रहे हैं तो क्या चीज बढ़ रहा है, वोल्टेज, वोल्टेज वाली अक्ष पर चल रहे हैं ना, वोल्टेज बढ़ रहा है। क्या करंट बढ़ रही है,
नहीं, करंट क्या है? जीरो। अगर आप इस अक्ष पे चलेंगे तो करंट बढ़ रही है पर वोल्टेज जीरो है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने क्या कर दिया, इस सर्किट को यहां से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया हमने ये सर्किट, तार लगाया ही नहीं, आप सोचो, ठीक है, तोड़ दिया ये सर्किट, तार लगाया ही नहीं, दोनों में से कुछ भी आप सोच लो। तो अगर आप ये सर्किट ब्रेक कर देंगे तो बताएं क्या धूप पड़ रही है, सनलाइट आ रही है, हमने सर्किट ही ब्रेक कर दिया पूरा। अब आप मुझे बताएं, धूप पड़ने से क्या इलेक्ट्रॉन कोटर अलग नहीं होंगे? अलग होंगे। अलग होंगे तो क्या कोटर पी क्षेत्र इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में नहीं जाएंगे? जाएंगे। लेकिन क्या करंट बहेगी? तो हमने जब सर्किट ब्रेक कर दिया, तार जोड़ा ही नहीं, उस समय बताइए क्या होगा, करंट फ्लो होगी या नहीं होगी? तो करंट कैसी रहेगी? जीरो। लेकिन वोल्टेज का क्या होगा? वोल्टेज तो हाई रहेगा, जिसे आप इलेक्ट्रिकल में पढ़ के आए हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, क्योंकि इसका एक तरफ प्लस और एक तरफ कैसा होता जा रहा है, एक प्लस और एक तरफ माइनस होता जा रहा है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो लगातार इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस लगातार इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उस समय क्या नहीं होगा? करंट नहीं होगी सर्किट में। समझ आया? तो ग्राफ किस तरफ चलेगा बताइए। देखो क्या मैंने किया है, हमने क्या किया है, तार यहां लगाया ही नहीं है, तो बताइए क्या चीज है क्या नहीं है? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताइए, है कि नहीं है? है, मैक्सिमम है, ठीक है। करंट के बारे में बताइए, जीरो। तो हमारा ग्राफ किधर चलेगा? वोल्टेज की तरफ। किधर नहीं चलेगा? करंट की तरफ। तो वोल्टेज की तरफ चला और करंट की तरफ ग्राफ नहीं जाएगा, तो इधर की तरफ तो जाएगा, और उस समय वोल्टेज कैसी है? मैक्सिमम। इस वाली वोल्टेज का नाम क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो हम कहते हैं सर्किट कैसा है? ओपन। देखो सर्किट की भाषा में, इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? थोड़ा सा कि जब स्विच ऑफ होगा तो उसको हम क्या बोला करेंगे? सर्किट ओपन है। और स्विच ऑन होगा तो क्या बोलेंगे? सर्किट क्लोज है। आप लेकिन उल्टा बोलते हो स्विच क्या कर दो, स्विच अगर हम आपसे बोलेंगे स्विच क्लोज कर दो तो आप ऑफ कर दोगे उसको, है कि नहीं? और हम कहेंगे स्विच ओपन कर दो तो आप उसको ऑन कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक की लैंग्वेज में ये अलग होता है। सर्किट क्लोज का मतलब क्या होता है? ऑन। और सर्किट ओपन का मतलब क्या होता है? ऑफ। याद रखिए। आप नहीं ध्यान रहेगा? याद रहेगा? चलिए फिर से बताइए। अच्छा मुझको, मैंने बोला जरा सर्किट को, ये वाले बल्ब का सर्किट ओपन करो, मतलब क्या करोगे आप? बंद करोगे, मतलब ऑफ करोगे, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा इस वाले बल्ब का सर्किट क्लोज करो तो क्या करोगे? ऑन करोगे। तो सर्किट क्लोज मतलब सर्किट ऑन, और सर्किट ओपन मतलब सर्किट ऑफ। ओपन ऑफ, ओ से ओपन, ओ से ऑफ, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ओके, अच्छा तो उस सिचुएशन पे क्या हुआ है बताइए? उस सिचुएशन पे वोल्टेज तो खूब मैक्सिमम है, करंट फ्लो नहीं हो रही है क्योंकि हमने सर्किट ब्रेक करके रखा है। तो वोल्टेज मैक्सिमम है और करंट बिल्कुल नहीं आ रही, तो करंट की तरफ ग्राफ नहीं चलेगा, करंट जीरो है। ये वाले वोल्टेज का नाम रखा ओपन सर्किट वोल्टेज। अब थोड़ा ध्यान से देखिए। अब हमने क्या कर दिया, आपने वोल्टेज का एक फॉर्मूला बेटा पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू ई माइनस, सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद है? इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा था ये फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, हमने ये सर्किट क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया मतलब क्या कर दिया? ऑफ कर दिया कि ऑन कर दिया? ऑन कर दिया। तो जैसे ही सर्किट को ऑन करेंगे हम, आपको क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन तो बैठे ही है जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन तो बैठे ही बेचारे जाने के लिए, उनका धक्का इतना ज्यादा हो चुका है कि वो तो जाना ही चाहते हैं रिकॉम्बिनेशन के लिए होल्स के पास। जैसे ही आपने सर्किट क्लोज किया, तार को जोड़ा, ये यहां से तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इतनी जोर से और ये तुरंत होल में जाना स्टार्ट कर देंगे। समझ आई बात आपको? तो जब ये ऐसा जाना स्टार्ट कर देंगे
फिर क्या होगा, करंट फ्लो होगी। अब बताइए जैसे ही आपने जोड़ा, करंट का क्या होगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि हमने कंडक्टर लगाया हुआ है और कंडक्टर पाथ में बड़ी तेजी से चार्ज फ्लो होंगे, तेजी से चार्ज फ्लो होंगे तो करंट कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। अब जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी, फिर से देखिए, करंट जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये वाला पोर्शन बताइए क्या होगा। अभी जब ई में से आई आर माइनस करते हैं तो कितना आता है, तो वी आता है कि नहीं आता। अब जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो इस वाले पोर्शन का बताइए क्या होगा, ये भी बड़ा हो जाएगा। अब अगर ये बड़ा होके ई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और जब करंट मैक्सिमम होगी तो आई आर की वैल्यू ई के इक्वल आ जाएगी। ई के इक्वल आते ही वी का मान कैसा, 0। तो जैसे ही आपने सर्किट क्लोज किया, सर्किट ऑन किया, करंट क्या होगी, मैक्सिमम, और अब वोल्टेज कैसा हो जाएगा, अब वोल्टेज 0 हो जाएगा। नहीं समझ में ये बात आई, आ गई। अब देखो ना ये टर्म को, कि करंट मैक्सिमम होगी तो आई स्मॉल आर का मान कैपिटल ई के इक्वल पहुंच जाएगा, और ई माइनस ई फिर कैसा हो जाएगा, 0, तो वोल्टेज कैसी हो जाएगी, 0। तो जब करंट मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा, 0। अब ग्राफ किधर चलेगा बताइए, करंट की तरफ ग्राफ जाएगा, पोटेंशियल वोल्टेज की तरफ ग्राफ नहीं जाएगा। तो यहां पर आ जाएंगे और ये करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और उस वक्त वोल्टेज कितना होगा, 0, तो वोल्टेज की तरफ ग्राफ चलेगा ही नहीं। इस वाली करंट का नाम रखा शॉर्ट सर्किट करंट, इसको कहा जाता है। इस करंट को क्या बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट करंट इसको कहते हैं। और ये वैसे ही होगा, देखो मैंने क्या बोला कि जैसे ही आप कनेक्शन देंगे बड़ी तेजी से चार्ज का चलना शुरू होगा, यानी कि करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। और आप याद करें आपके घरों में भी जब कहीं पर करंट बहुत ज्यादा हो जाती है, बड़ी तेजी से चार्ज चलना शुरू कर देता है, तो हम उसको ये तो बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होता है, करंट बहुत हाई होती है, करंट हाई होने से हीट क्रिएट होती है, और हीट क्रिएट होने की वजह से आग लग जाती है। तो ये बिल्कुल वो कंडीशन आएगी, शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन आएगी इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर ये रेसिस्टेंस आप लगा दोगे, बीच में रेसिस्टेंस लगाया, तो फिर करंट उतनी ज्यादा हाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रतिरोध लगा है तो अवरोध लगेगा, उतनी ज्यादा धारा तेज नहीं हो पाएगी। तो अगर आप इतना वोल्टेज दोगे, इतना वोल्टेज, तो कितनी करंट फ्लो होगी, इतनी करंट फ्लो होगी। अगर आप इतना वोल्टेज देते हो तो इतनी करंट फ्लो होगी। अगर आप वोल्टेज बढ़ा के इतना कर देते हो तो इतनी करंट फ्लो होती है। तो ये फिर बाकी बीच की कंडीशंस में सोलर सेल चलेगा। तो इसका एक ग्राफ करंट और वोल्टेज के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक है, आप करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ बनाया ना आपने, और करंट और वोल्टेज के बीच जो ग्राफ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, अभिलाक्षणिक। तो ये सोलर सेल का अभिलाक्षणिक आप समझ सकते हैं। तो इस वाली करंट का नाम क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट। यहां पर करंट तो मैक्सिमम होती है पर वोल्टेज 0 रहेगा। यहां पर क्या है, हमने अभी कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो वोल्टेज तो मैक्सिमम है पर करंट फ्लो नहीं होगी। बाकी इतना वोल्टेज देने से इतनी करंट मिलेगी, इतना वोल्टेज देने से इतनी करंट, इतना वोल्टेज देने से इतनी करंट, बाकी बीच में ये ग्राफ आपको दिखाता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सोलर सेल हमने स्टडी किया, एंड आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें एक बात आती है कि सोलर सेल को बनाने के लिए, हाँ, वर्किंग हमने क्या लिखी है पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश फोटोन, जिनकी ऊर्जा, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू, एच न्यू एनर्जी गैप से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा। अभी हम आते हैं क्यों होनी चाहिए। सौर सेल पर आपतित होते हैं ये वाले फोटोन, सोलर सेल पर पड़ते हैं तो वे एन क्षेत्र को पार करके पीएन संधि तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि एन क्षेत्र हमने पतला बनाया है, तथा संधि के आर पार बनी अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म मुक्त होने लगते हैं। ये चीज आपको मालूम है, अवक्षय परत जो थी वहां पर इलेक्ट्रॉन अलग और कोटर अलग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया, अच्छा। इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के कारण परस्पर विपरीत दिशा में चले जाते हैं। विपरीत दिशा में चले गए, कोटर इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, चले जाते हैं, कहां चला गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र तथा कोटर पी क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, संधि के दोनों ओर इनके एकत्र होने के कारण संधि की दोनों तरफ ये जमा होने लगते हैं ना, जिसकी वजह से सौर सेल के ऊपर लगे धातु के चालक यानी कि फिंगर तथा नीचे लगी तांबे की प्लेट के बीच विभवांतर बढ़ने लगता है, क्योंकि एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होने लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने लगता है। और जैसे ही इन दोनों के बीच एक बाह्य भार प्रतिरोध जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण उसमें प्रकाश वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस वाली धारा का नाम क्या रखा गया? क्यों? क्योंकि ये करंट जो बनी है वो लाइट की वजह से बनी है, तो प्रकाश वैद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसको कहा जाता है। ये उसका वर्किंग। क्या आपको समझ आ गया? नहीं समझ आया? अच्छा, अब बात ये आती है कि इसमें जो सोलर सेल में हम ये सेमीकंडक्टर लगाते हैं, जैसे मैंने लिखा सिलिकॉन वेफर, यहाँ भी सिलिकॉन वेफर, तो हम किसका बना के लगाते हैं? तो आंसर है ये हम सिलिकॉन का ही बना के लगाते हैं। सिलिकॉन का ही क्यों बना के लगाते हैं? उसके लिए हमारे पास मैं कुछ आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताऊं कि कौन सा सेमीकंडक्टर हम यूज करेंगे, इसके लिए आप थोड़ा सा सोचिए ध्यान से। बाई चांस एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूं कि सूर्य से, सबसे पहले हम सूर्य से ये पूछते हैं कि आप जो हमको फोटॉन्स भेजोगे वो कितनी एनर्जी के होंगे। ये हम सन से पूछते हैं, पता लगाते हैं। तो बाई चांस सन से जो फोटॉन्स आ रहे हैं, सन से जो फोटोन आ रहे हैं वो हैं, कुछ भी मान लेते हैं, मान लिया सन से आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रहेगा। अब अगर यहां पर हमने जो सेमीकंडक्टर लगाया है, हमने जो सेमीकंडक्टर लगाया ये लगा दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप का। सोचना थोड़ा, सन से फोटोन कितने एनर्जी के आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के आ रहे हैं। हमने जो सेमीकंडक्टर लगाया उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसे आप निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लगा दिया। अब आप बताइए, अगर किसी सेमीकंडक्टर का फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो उसके एटम से इलेक्ट्रॉन अलग होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तभी तो एटम पर एनर्जी पड़ेगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो हमने सेमीकंडक्टर जो लगाया उसके एनर्जी गैप कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सन से जो फोटोन आ रहे हैं वो कितनी एनर्जी ला रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन आएगा, एटम पर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी भी देगा। क्या इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में जाएगा? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और फोटोन कितनी लेके आ रहा है? तो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट नहीं होगा। इससे हमको क्या पता चला बताइए? इससे हमको ये पता चला कि जो भी आप सेमीकंडक्टर यूज करें वो किस एनर्जी गैप का यूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा? बड़ा यूज करेंगे। बड़ा अगर यूज करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अभी आपको समझ नहीं आई ये बात, तो अगर बड़ा यूज करेंगे तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फोटोन लेके आएगा, और वो फिर क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन अलग कर पाएगा? इलेक्ट्रॉन अलग नहीं होगा तो हमारा काम नहीं होगा। हमें इलेक्ट्रॉन अलग होने को चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए हमको? एनर्जी गैप फोटोन की एनर्जी से ज्यादा नहीं चाहिए। तो एनर्जी गैप कैसा रहना चाहिए? फोटोन की एनर्जी से कम, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, एग्जाम्पल के तौर पर। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम चाहिए तो हमने लगा दिया 0.5 वाला। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हमने एक ऐसा सेमीकंडक्टर लगाया जिसका एनर्जी गैप है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके बारे में सोचिए, ऊपर से फोटोन कितनी एनर्जी लेके आया बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेके सेपरेट हो गया?
0.5 गैप वाला लगाया है आपने, तो 0.5 ही तो चाहिए उसको सेपरेट होने के लिए। 0.5 जैसे ही लेगा सेपरेट हो जाएगा। बाकी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होगा, हीट में कन्वर्ट होगी, जो भी होगा। लेकिन उस 2 में से इलेक्ट्रॉन को केवल कितनी चाहिए, 0.5 चाहिए। तो ये जब धूप पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएगा। कितनी एनर्जी लेके सेपरेट हुआ बताइए, 0.5। और ये इलेक्ट्रॉन 0.5 लेके अलग हो गए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसा चल के लोड में आएगा, तो अपनी एनर्जी फिर आपको ये क्या करेगा, इसमें पंखा चलाएगा, टीवी चलाएगा, जो भी चलाएगा वो अपनी एनर्जी को आपको क्या करेगा, वापस करेगा। तो कितनी एनर्जी आपको वापस करेगा, आंसर है जितनी उसके पास होगी उतनी ही एनर्जी तो वापस करेगा। अभी नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से बताइए। सन से आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी से जो एनर्जी गैप हम यूज करेंगे सेमीकंडक्टर का, वो कैसा होना चाहिए, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। उसका परिणाम आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन सेपरेट ही नहीं होगा। ठीक, कम का लगाया तो हमने कितने का लगा दिया, 0.5 वाला। आ कितनी रही है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही है, हमने 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दिया। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी लेके अलग हुआ, 0.5। 2 तो नहीं लिया ना उसने, जबकि मिली कितनी उसको, 2, पर उसने 2 लिया ही नहीं, केवल 0.5 लेके वो अलग हो गया। और अब 0.5 लिया, ये बैठा है। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, यहां से तुरंत फ्लो होके आपका पंखा चलाएगा। तो कितनी एनर्जी से चलाएगा, जितनी उसके पास होगी, जितनी नहीं है उससे थोड़ी चला देगा। तो कितनी एनर्जी से फैन आपका चलाएगा, 0.5 से चलाएगा। अब देखिए, आप बुद्धू बन गए। कैसे आप बुद्धू बन गए, बुद्धू ऐसे बन गए कि धूप कितना लेके आई थी और आप उसका कितना यूज कर पाए, 0.5। आप बुद्धू बन गए, बन गए कि नहीं बन गए, है कि नहीं। तो आप इंटेलिजेंट कब बनोगे बताइए, वेरी गुड, जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आए और पूरा का पूरा 2 हम क्या कर लें, उसका खींच लें। तो अब बताइए, एनर्जी गैप, जो फोटोन आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप, उन फोटोन की एनर्जी से एनर्जी गैप ज्यादा होना चाहिए क्या, ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट ही नहीं होगा, तो ये नहीं चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, कम। कम में भी हमको बहुत कम नहीं चाहिए। 0.5 का नतीजा देख तो लिया आपने कि 0.5 जैसे ही करोगे तो आप बुद्धू बनोगे ही, क्योंकि कोई 2 देना चाहता है तुमको और आप 2 ले ही नहीं रहे हो ना, तुम 0.5 लेके भाग रहे हो, तो ये तो पागलपन होगा, बेवकूफ़ी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि ऐसा एनर्जी गैप यूज करें इस एग्जाम्पल के मुताबिक कि जिसका एनर्जी गैप 1.8 1.9 हो। उससे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, उसमें से 1.9 लेके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अलग होगा। 1.9, अब 2 आई, 1.9 लेके अलग हो रहे हैं यार। और वो 1.9 लेके जब अलग होंगे और यहां पर आएंगे तो क्या होगी, आपको कितना वापस करेगा वो। अब आप इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि 2 में से कितनी एनर्जी खींच ली आपने, उसकी 1.9 खींच ली आपने, देन यू आर इंटेलिजेंट। तो हमको क्या करना चाहिए, अब आप भी समझ गए, हमको हमेशा ये करना चाहिए, ऐसा सेमीकंडक्टर यूज करना चाहिए जिसका एनर्जी गैप सन से आने वाले फोटॉन्स के एनर्जी के करीब करीब का हो, करीब करीब आसपास का हो। समझ आया ना, तो बहुत कम एनर्जी गैप वाला यूज करें, ना बहुत ज्यादा एनर्जी गैप वाला यूज करें। ऐसा एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर का होना चाहिए कि जितनी एनर्जी के फोटॉन्स वहां से आते हैं सन से, बस ये हम करेंगे और हमारा काम आसानी से बन जाएगा। तो हमने सूर्य से पूछा भाई कि आप हमको ज्यादा से ज्यादा फोटॉन कितनी एनर्जी के देंगे, तो हमको वहां से इंफॉर्मेशन आई कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के देंगे। तो जो सन से फोटॉन्स आते हैं उनमें ज्यादातर फोटॉन 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ऐसे होते हैं। 1.5 से थोड़ा कम और थोड़े ज्यादा वाले खूब संख्या में आते हैं। इसका आप चाहें तो एक ग्राफ भी बना सकते हैं,
ये आप इसको लिख ही चुके होंगे, तो मैं इसको हटा देता हूं। एक छोटा सा ग्राफ है, मैं उस ग्राफ को आपको बना के दिखाना चाहता हूं, आप देख लीजिए। देखिए ये एक ग्राफ मैं आपको बना के दिखाऊं। इधर की तरफ हमने लिए हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब सूर्य से जो हमको फोटोन आ रहे हैं उन फोटोनों की संख्या, और इधर की तरफ हमने ली है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो हमने क्या देखा कि इसका जो ग्राफ फोटोनों की संख्या और उनके एनर्जी के बीच का जो ग्राफ हमको मिलता है वो एक इस तरीके का ग्राफ हमको मिलता है। इस तरह का ग्राफ हमको मिलता है। आप ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा फोटोन जितना इधर जाते जाएंगे इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, फोटोनों की संख्या बढ़ रही, भीड़ बढ़ रही है। तो ये एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ज्यादा भीड़ किस एनर्जी वाले फोटॉन्स की आती है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ज्यादा ही है समझो। तो यहां से लेकर और इस एनर्जी तक के, इतनी एनर्जी तक के फोटोनों का नंबर बहुत संख्या में आता है, समझ रहे। जैसे ये वाली एनर्जी के फोटोन आ रहे हैं 10, तो ये वाले आ रहे हैं फिर 1 लाख, इतने ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा सेमीकंडक्टर यूज करते हैं जिसका एनर्जी गैप 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ऐसा एनर्जी गैप हो, ऐसा सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं। उससे क्या होगा, ये बीच का रहेगा। आप जब 1.5 से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा वाला यूज करोगे तो ये इसके फोटोन तुम्हें ज्यादा मिलेंगे, इसके फोटोन आपको ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, अगर आपने बाय चांस 1.5 के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप वाला यूज भी कर लिया, तो इसने किसके कितने फोटॉन्स आपको मिलेंगे, बस इतने फोटॉन, 10 फोटॉन मिलेंगे। तो आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप का सेमीकंडक्टर लगाए बैठे रहोगे सोलर सेल में, और अगर ये वाले 1 लाख आ रहे तो ये 10 आएंगे। अब बताइए, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो फ्लो हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, तो हमारा काम अच्छे से नहीं बनेगा। तो हम क्या चाहते हैं, ऐसा एनर्जी गैप लगाएंगे जो सूर्य जिस एनर्जी के ज्यादा फोटोन भेजता होगा। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले ज्यादा फोटॉन्स वहां से आते हैं, तो ये वाले एनर्जी वाले हमने गैप वाला ही सेमीकंडक्टर हम लगाते हैं, और इसके करीब करीब ही एनर्जी गैप सिलिकॉन का रहता है। 1.6, 1.2 इस टाइप का सिलिकॉन का गैप रहता है। इसलिए यहां पर पी टाइप और एन टाइप जो भी वेफर्स, जो भी गुटके बना के लगाए गए हैं वो सब सिलिकॉन के ही हमने बना के लगाए हैं। ये बात नहीं समझ में आई आपको, नहीं आया, आ गया? तो बताइए किस एनर्जी गैप का सेमीकंडक्टर यूज करना पसंद करेंगे? आंसर है, उसके लिए पहले ये देखेंगे कि सन से आने वाले फोटोन में, सन से बहुत फोटोन आते हैं, उन फोटॉन्स में ज्यादा भीड़ किस एनर्जी वालों की आती है, फिर उतने ही गैप का हम क्या लगाएंगे, उतने एनर्जी गैप का सेमीकंडक्टर यूज करेंगे। ना तो हम बहुत कम वाला लगाएंगे, बहुत कम वाला लगाएंगे तो आप कम इंटेलिजेंट कहेंगे सब लोग आपको, है ना, और अगर ज्यादा वाला लगा देंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे अपना। इसलिए जो एनर्जी गैप लगाएं वो ऐसा होना चाहिए जितने फोटोन एनर्जी लेके आएगा लगभग उस एनर्जी का एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर का रहना चाहिए। इसलिए सब काहे के बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। नाउ आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई। दिस इज सोलर सेल। सोलर सेल बहुत अच्छी चीज है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर में यही इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलने वाली है। देखिए क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है, सोचिए थोड़ा सा। जब ये आपने एनर्जी बनाई, इससे आपने करंट ली, तो क्या इसकी करंट लेने के लिए आपको कोयला जलाना पड़ा, पेट्रोल खर्च करना पड़ा, डीजल जलाना पड़ा, आपको नदी का पानी यूज करना पड़ा, आपको कुछ नहीं, टरबाइन नहीं चलानी पड़ी, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा।
बस आपको क्या करना पड़ा, एक सोलर सेल बनाओ, छत में जाके रखाओ बस। और देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सुनिए मेरी बात। सन से आने वाली एनर्जी कब आपको मिलती है? आंसर है, आप कुछ करो चाहे ना करो, वो एनर्जी तो आपको मिलेगी ही। अब अगर उस एनर्जी का आप यूज कर लेते हैं देन यू आर इंटेलिजेंट, और अगर आप एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं तो आप कम इंटेलिजेंट हैं। आप सोलर पैनल लगाओगे, बताइए, सोलर सेल लगाओगे तो ही क्या सन से धूप आएगी क्या? आप सोलर सेल नहीं लगाओगे तो भी सन से लाइट आ रही है, आप सोलर सेल लगा लोगे तो भी सन से। तो वो एनर्जी जो ईश्वर आपको दे रहा है, जो नेचर से आपको एनर्जी मिल रही है, जिसको भी आप मानते हैं, तो जो नेचर आपको एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी फ्री मिल रही है आपको। उसके लिए आपको कोई कोयला नहीं जलाना पड़ा, पेट्रोल डीजल खर्च नहीं करना पड़ा, टरबाइन नहीं चलानी पड़ी आपको, उसके लिए आपको अपना इंजन चलाना नहीं पड़ा, उसके लिए नदी का पानी जरूरत नहीं पड़ा, हमको कुछ जरूरत नहीं पड़ी। और ये ऐसी एनर्जी है कि आप यूज करो तो भी आ रही है, नहीं यूज कर रहे हो तो आप उसको आने से रोक नहीं सकते कि देखो हमने सोलर पैनल नहीं लगाया तुम मत आओ, आप नहीं कह सकते ऐसा, वो तो आएगी ही आएगी, है कि नहीं? तो आप इंटेलिजेंट कब होंगे? जब आप उसको यूज करो। जब आ रही है तो यूज करो ना यार उसको, समझ रहे हैं आप? तो ज्यादा से ज्यादा देखो, गवर्नमेंट भी इस पे प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट भी मतलब हेल्प कर रही है लोगों की। तो आप देखिए सोलर पैनल बांट रही है लोगों को कम पैसों में, ताकि वो भी चाहते हैं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा पैनल का यूज करें, सोलर सेल का यूज करें। क्या? क्यों? क्योंकि इसके लिए हमको कुछ भी अलग से खर्चा करना नहीं पड़ता, और सूर्य से लाइट परमानेंट आ रही है, आप यूज करोगे तो भी आएगी, नहीं यूज करोगे तो भी आ रही है, आप उसको मना नहीं कर सकते। तो अगर वो आ ही रही है तो ऐसे आप यूज नहीं कर रहे तो बर्बाद हो रही है, इसका मतलब आप यूज कर लो तो काम में आ जाएगी। और बड़ा नीट एंड क्लीन हमारे लिए ये लाइट मिलती है, उसको यूज करके आप बैटरीज में भर सकते हैं, और बाकी रात में उसका यूज अपनी बैटरी से कर सकते हैं। फिर आप दिन भर तो आपको खूब मिलेगी, रात में यूज आप बैटरी में स्टोर कर लो, उससे कर लो, है कि नहीं? तो ये बढ़िया चीज है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है अगर आप लेते हैं, लेकिन एक बार लेते हैं फिर वो सालों साल चलता रहता है, एक बार यूज करें। बिजली में क्या होता है, अगर आप कनेक्शन ले रहे हैं, कनेक्शन लेते हैं तो हर महीने आपको बिल पे करना पड़ता है, हर महीने आपको बिल पे करना पड़ता है, और वो लास्ट एक जिंदगी में मिला के उससे कहीं ज्यादा पैसे बन जाते हैं उसके। लेकिन अगर आप पैनल लगा लेते हैं तो एक बार आपको लगाना पड़ता है, और बैटरीज बदलनी पड़ती हैं बीच बीच में, बाकी बहुत दिन तक वो फिर काम करता है। खराब उसमें क्या खराब होगा? चोर केवल चुरा ले जाता है, क्योंकि ऊपर इसमें सिल्वर की फिंगर लगी होती है, चांदी लगी रहती है। तो अगर आपने उसकी सेटिंग या उसको अच्छे से नहीं करवाया है तो चोर लोग उसको ले जाते हैं। फिर अभी उधर मोहल्ले में 2 साल पहले ऊपर 2 पैनल लगे थे 200 वाट के, तो एक रात को पता चला कि उनके घर से चोर चुरा ले गया पैनल। तो ये होता है। बाकी ये एनर्जी आप खुद बेटा सोचेंगे, जब आप खुद पाएंगे कि इससे ज्यादा बढ़िया एनर्जी आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहीं लकड़ी जलाना पड़ेगा, कहीं कोयला जलाना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल खर्च करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ खर्च करना ही नहीं है, केवल सोलर सेल लगानी है बस आपको। तो ये सोलर सेल था, और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से समझ गए। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है? थैंक यू।